मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज की दो तीन खबरें हैं बहुत इम्पोर्टेंट, उस पर चर्चा करते हैं। एक तो उत्तरकाशी को लेकर है, जहां 41 जानें एक सुरंग में फंसी हुई हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद जो मजदूरों की उनको बाहर निकालने का प्रयास था वो विफल हो गया है। और जो ऑगर मशीन थी उसकी ब्लेडें टूट गई हैं। अब उसकी ब्लेडें को निकालने के लिए बड़ी आफत है, वहाँ कई टन उनकी ब्लेडें बाहर आई हैं। मशीन पूरी तरह से डैमेज हो गई है। अब हैदराबाद से मशीन आ रही है तो उसको आने में भी समय लगेगा। और वो ब्लेड शायद, जैसे अभी जो एक्सपर्ट है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट डिक्स, वो कह रहे थे कि अब इस बार हम ऑर्गन मशीन से काम नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ वो मलबा गिरा हुआ है उस पोर्शन में जो लोहे के जो गार्डर है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको वो ऑर्गन मशीन नहीं काट पा रही है। और इंसान भी उतने अंदर जाकर वहाँ उसको गैस कटर मशीन से नहीं काट सकते, क्योंकि वो लगभग 50 मीटर अंदर है। वहाँ सांस की ऑक्सीजन की शिकायतें हैं। तो पता लगा कि जो लोग काटने के लिए गए वही वहाँ दब गए। ये भी बड़ी प्रॉब्लम होगी, एक और समस्या खड़ी होगी। तो आज से जो वर्टिकल सुरंग खोदने की प्रक्रिया शुरू हुई है, और जो एक मशीन, हैवी मशीन बाहर से मंगाई गई थी, जो वर्टिकल यानी जो सुरंग के ऊपर से और नीचे उसकी खुदाई होगी, तो उसमें करीबन 75 मीटर के आसपास खोदना है। अभी तो जो जो हॉरिजॉन्टल खुदाई हो रही थी वो 60 मीटर थी, और 60 मीटर में भी करीबन 52 मीटर की खुदाई हो चुकी थी, केवल 7-8 मीटर ही रह गई थी। तो वो सारा जो मलबा घिरा हुआ है उसके कारण नहीं है। तो अब वर्टिकल हो रहा है। तो वर्टिकल, और एक और है कि जो हाथ से खुदाई हो रही है। तो ऐसा लगता है कि शायद इसमें लगभग 8 से 10 दिन लगेंगे। ये तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इसमें से भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि आज जो NDMA, जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके सदस्य हैं लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन। उन्होंने कहा कि इसमें विलम्ब होगा, लेकिन शुक्र की बात है कि जो मज़दूर हैं उनको खाना पीना जा रहा है, गर्म खाना है और पानी है, ऑक्सीजन है। उनके आज ऑडियो कम्युनिकेशन भी स्थापित कर दिया गया है, तो अब वो बात कर सकते हैं। और वहाँ लाइट है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, तो अपने परिवार वालों से भी वो बात कर रहे हैं। चिंता की बात ज़रूर है कि अब चूँकि 14 दिन हो गए हैं, तो एक घबराहट होती है, तो उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम वो कमज़ोर ना हो, क्योंकि अंदर धूप नहीं है इतने दिनों से। ठंड ठंड तो नहीं होगी, क्योंकि सुरंग के अंदर ठंड नहीं होती है, लेकिन समस्या तो है। अब हो सकता है इनको बीमारी हो जाए, क्योंकि 41 लोग हैं। अब वो वहाँ गंदगी भी हो रही होगी, क्योंकि टॉयलेट वगैरह वो सब चीज़ें हैं। हालांकि वो 2 किलोमीटर लंबा एक सुरंग है, तो उसमें जगह तो काफ़ी होगी, लेकिन फिर भी तो वो सब चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों के अलावा अब जो वर्टिकल सुरंग की खुदाई हुई है वो आज से शुरू होगी, तो लगता है उसमें 4-5 दिन तो लगने हैं, इसलिए इससे विलम्ब हो रहा है। और जो लोकल लोग हैं वो भी भगवान बौख नाग की पूजा कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी गलतियां की हैं उनको माफ़ करें, और उनको जल्दी से बाहर निकालें। अब जो उनको कष्ट मिलना था मिल चुका है। सरकार वही कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री वहीं डेरा डाले हुए हैं, तो बहुत पूरी सरकार लगी हुई है। लेकिन अब ये तकनीक और प्रकृति, इन दोनों के बीच में जंग है। तकनीक जीतती है या प्रकृति जीतती है? तो प्रकृति ने तो अपना रूप दिखा दिया है, और प्रकृति कोई जीत भी नहीं सकता है। अब तकनीक कोशिश कर रही है कि उनको कम से कम बाहर निकाले। तो जैसे भी होगा फिर मैं आपको उसके बारे में, और डेवलपमेंट होगा उसके बारे में जानकारी दूंगा। मित्रों, राजस्थान में आज करीबन 69% वोट हुई है। बहुत ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। और इस वोटिंग का क्या मतलब है? सामान्य तौर पर किसी भी राज्य में जब ज़्यादा वोटिंग होती है तो उसका मतलब होता है कि सत्ता परिवर्तन, यानी आप सत्ता के खिलाफ वोट डाल रहे हो। एक तो इसका ये अर्थ होता है, और एक अर्थ ये होता है कि कहीं ये सत्ता बदल ना जाए तो उसको ज़्यादा वोट डालो। तो दोनों इसके मतलब हैं। नॉर्मली जो सामान्य तौर पर 80% चांस होते हैं सत्ता परिवर्तन के। तो जो राजस्थान का इतिहास है वो यही है कि वहाँ एक बार बीजेपी की सरकार आती है और एक बार कांग्रेस की सरकार आती है। और अगर इस बार
अशोक गहलोत जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अब उनको क्या उनकी विदाई होगी जो 69 वोट है। और बीजेपी वाले जिस तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम बिल्कुल सरकार में आ रहे हैं और हमको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ जो लग रहा है कि शायद बीजेपी की ही सरकार वहाँ आने वाली है और अशोक गहलोत और बीजेपी के बीच में जीत का मार्जिन कम हो सकता है। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं और जो लोगों से बातचीत हो रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि शायद उनको अब और मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो चुके हैं और वहाँ भी यही स्थिति है। वहाँ जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस होगी, लेकिन लगता नहीं है। वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बीजेपी सरकार आएगी। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आ सकती है, लेकिन अमित शाह का दावा है कि वहाँ अब तक की सबसे बड़ी सरकार बीजेपी की बनने वाली है। और अब केवल तेलंगाना के चुनाव होने रह गए और अभी सभी लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये सारे अब तेलंगाना में चले गए। और अब तेलंगाना में चूँकि 30 तारीख को वोटिंग है, तो 28 तारीख तक वहाँ मतदान चुनाव प्रचार होगा। तो इसलिए सभी नेता वहीं उस राज्य को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ जो मुख्य मुकाबला है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। बीजेपी की सीटें थोड़ी बढ़ेंगी और ओवैसी की सीटें भी थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन मुख्य मुकाबला इन दो पार्टियों के बीच में है। और जो बीआरएस का जो वहाँ संगठन है, घर घर में उसके व्यक्ति हैं, घर घर में उसका संगठन है, तो बीआरएस को हराना आसान नहीं है। कांग्रेस की भी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन जीत मुझे ऐसा लगता है कि बीआरएस की ही होगी। और बीआरएस ने जो सरकारी स्कीमें निकाली हैं, वो स्कीमें आदमी के जन्म लेने से लेकर और मरने तक की ऐसी स्कीमें हैं। जन्म होता है तो कुछ पैसा देते हैं, बड़ा होता है तो उसको पैसा मिलता है, मुफ्त राशन मिलती है, जब आदमी मरता है तो क्रियाक्रम का पैसा भी सरकार देती है। तो इस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा इंतजाम सरकार ने किया हुआ है। तो ऐसे पॉपुलर स्कीम वहाँ हैं, तो उसको हराना इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल होगा। ऊपर से मित्रों, आज एक और खबर है कि जो महुआ मोइत्रा के पीछे इस वक्त एक माहौल है कि उसकी मेंबरशिप जानी है, तो उस पर एक आरोप ये भी लगा है कि जो पैसा उनके बीच में लेन देन हुआ है और जो उनका लॉगिन दुबई में खोला गया है, तो जो कमेटी थी उसने सीबीआई को रिकमेंड किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो नहीं हुआ। तो सीबीआई ने आज से इंक्वायरी शुरू कर दी है और अब महुआ मोइत्रा की और मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उनकी मेंबरशिप जाना तो तय है। अभी 4 दिसंबर से पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, तो उसके बाद से उसमें एक प्रस्ताव पास करके उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। और अब सीबीआई केस दर्ज करेगी तो उन पर केस भी दर्ज होगा और फिर सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए मुश्किल हो गया। हालांकि इस पर सवाल ज़रूर उठ रहे हैं कि रामबीर सिंह बधूड़ी ने पार्लियामेंट में ओपनली जो बीएसपी के सांसद हैं दानिश अली, उनको गाली गलौज की थी, अपशब्द कहे थे, उसके बारे में न कोई कमेटी काम कर रही है और न कोई जांच हो रही है। तो वो भी एक सवाल ज़रूर है कि एक तरफा जो जांच नहीं होनी चाहिए और निष्पक्षता ज़रूरी है। और मित्रों, इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजस जो हमारा लड़ाकू स्वदेशी विमान है, प्योरली स्वदेशी, तो आज वो तेजस में गए। जब तेजस को एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था तो मैं भी उसमें था और राजनाथ सिंह ने भी उसकी एक उड़ान भरी थी और उस उड़ान के बाद वो कॉन्फिडेंट हो गए थे कि ये तेजस अब काम करेगा। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री का तेजस में उड़ान भरना, इसका मतलब है कि अब सब पूरा देश कॉन्फिडेंट हो गया है कि तेजस की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और उसको कोई खतरा नहीं है। अब वो जो मिग 21 और मिग 29 जो हमारे पेट्रोलिंग जहाज़ हम रूस से लेते थे, उनका फेज आउट शुरू हो जाएगा और उनकी जगह तेजस लेगा। तो तेजस पेट्रोलिंग करने के लिए, जो हमारी सीमाओं की देखरेख करने के लिए तेजस काम करेगा, जो अभी तक मिग 21 और मिग 29 कर रहे थे। पर वो 60s के जहाज़ है, लड़ाकू विमान है, और उनके कारण न जाने हमारी कितने पायलटों की मौत हो चुकी है। वो अब उसको चलता फिरता ताबूत कहते हैं,
वो जब भी उड़ते थे पता नहीं कब वो गिर जाए पता नहीं चलता था। तो हमारे बहुत सारे युवा पायलट इसमें गए, उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो इसलिए अब उसको फेज आउट करने का हम फैसला हो गया, 2025 तक उनको हटा देंगे। बल्कि जो उड़ान नहीं भरेंगे, वो उड़ान उनकी लास्ट पिछले महीने उनकी आखिरी उड़ान थी, तो अब वो उड़ान नहीं भरेंगे और उनके बेड़े में जो जहाज़ है उनको सबको हटा दिया जाएगा। 2025 तक वो यहाँ नहीं रहेंगे और उनकी जगह तेजस लेंगे। तो तेजस की 60 की पहली खरीद हो गई है। फिर इस तरह से जितनी रिक्वायरमेंट हमारी वायुसैनिक होगी, तो बेसिकली ये HAL ने बनाया है और एक स्वदेशी है। तो ये बड़ी अच्छी रही। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि स्वदेशी निर्माण में अब देश का कॉन्फिडेंस और बढ़ा है और इस पर हम आगे काम करेंगे। तो मित्रों, अभी के लिए इतना। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।